Hold on this. अब आ रहा बेटा? हाँ सर, अब मेरा आ रहा है। आ गया सर। आ गया? ओके। सो क्या करेंगे हम लोग? आज पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक में करने हैं बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स करने हैं। हम लोग अमीटर कर चुके थे, हमें वोल्ट पढ़ना है ना। अमीटर पढ़ चुके थे, वोल्ट मीटर पढ़ना है। तो अमीटर में हमने क्या देखा था? अमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर meter is a device that is used to measure current, right? A meter is a device that is used to measure current. तो वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मीटर सर म्यूट हो गया। क्या? हाँ। हेलो हेलो। हेलो। ओके। हाँ, तो हमारा वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए काम आता है। अब देखो, मान लेते हैं हमारे सर्किट में ये एक रेजिस्टेंस है। सर्किट के बड़े सर्किट में ये एक रेजिस्टेंस है जिसमें कुछ करंट जा रहा है। हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। तो आप मुझे बताइए खुद से सोच के कि वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट करेंगे कुछ ऐसे, है ना। ए और बी के बीच में कुछ इस तरीके से हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए ए और बी के बीच में, ठीक है। लेकिन सोचिए, करंट यहां से जा रहा था आई, ये रेजिस्टेंस है आर। जब वोल्ट मीटर नहीं लगा था तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? आई इंटू आर। पर वोल्ट मीटर लगाने के बाद इसमें से कुछ करंट वोल्ट मीटर में से चला जाएगा, कुछ करंट रेजिस्टेंस में से जाएगा। तो यहाँ करंट आई हो गया, यहाँ करंट हो गया कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई। क्लियरली स्मॉल आई जो है कैपिटल आई से छोटा है, और क्योंकि कुछ करंट इधर से चला गया, क्योंकि कुछ करंट इधर से, सॉरी, इधर से करंट जो जाने वाला था वो कम हो गया, इसलिए पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा, है ना। सो ऑन कनेक्टिंग voltmeter, the potential difference that we wanted to measure decreases. सबसे पहले क्या है? वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। सबसे पहले तो वोल्टमीटर पैरेलल में लगाया। दूसरी बात, अगर हम वोल्टमीटर लगाएंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करना चाहते थे वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कुछ करंट रेजिस्टेंस की बजाय वोल्टमीटर में से निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? हम ऐसा नहीं चाहते कि जिस पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करें वो ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस से अलग हो। चाहे ना तो हम चाहते हो कम हो, नहीं चाहते हैं ज्यादा हो। हम चाहते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर कर रहे हैं वो पहले जितना ही आए। मतलब कि वोल्ट मीटर लगाने की वजह से यहां से जो करंट पहले कैपिटल आई जा रहा था अभी भी कैपिटल आई ही जाता रहे, ये हम चाहते हैं। इसलिए बेसिकली हम ये चाहते हैं कि वोल्ट मीटर से करंट कम से कम जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, है ना। और रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाएंगे? Therefore, the resistance of voltmeter needs to be high.
ऐसा कैसे होता है? वी अचीव इट बाय बताते हैं, इन ऑर्डर टू अचीव हाई रेजिस्टेंस, a shunt is connected in series with galvanometer to make a voltmeter. वोल्टमीटर कैसे बनता है? बेसिकली अगर आपको कभी बोला जाए कि भैया ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, इन दोनों के बीच में ये वोल्टमीटर लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है दिस इज बेसिकली नथिंग बट पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा है, जिसके साथ में एक बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस वाला शंट लगा है। मान लेते हैं रेजिस्टेंस स्मॉल आर है या आर एस कह देते हैं, आर शंट कह देते हैं, इसका रेजिस्टेंस आर गैल्वेनोमीटर है। हमारा जो शंट का जो रेजिस्टेंस है इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। ठीक है, इससे एक फायदा तो ये हुआ कि आपके वोल्ट मीटर का पोटेंशियल सॉरी रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से उसमें से करंट कम हो जाएगा। दूसरा फायदा ये हुआ कि करंट अगर कम हो गया तो अच्छा, इसमें करंट कम हो जाएगा, दैट मीन्स इस रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस करंट में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा फायदा ये हुआ कि जब इसमें से करंट कम हुआ तो गैल्वेनोमीटर में से करंट कम हुआ, इसलिए अभी गैल्वेनोमीटर जल्दी खराब नहीं होगा, जल्दी अ, इसको हार्म नहीं मिल पहुंचेगा। ठीक है, बेसिकली हमने जैसे वहां पर क्या था अमीटर में, हमने क्या कहा था, अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड इट शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल बट इट शंट इज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, अमीटर में क्या था, जो शंट था उसका रेजिस्टेंस बहुत कम था, वोल्ट मीटर में शंट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक, इसको फटाफट कॉपी कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास बेसिकली ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, ये जो करंट जा रहा है ये पूरे वोल्ट मीटर में से जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू आई इंटू आर एस प्लस आर जी। ठीक है, आई इंटू आर एस प्लस आर जी, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, आई इंटू आर जी। ठीक है, सो क्लियरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस voltmeter upon potential difference across galvanometer is equal to RS plus RG by RG, है ना? This implies potential difference across voltmeter upon potential difference across galvanometer is equal to 1 plus RS by RG। देखिए यहाँ से मैं एक चीज और लिख सकता हूँ कि आर एस बाय आर जी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर माइनस 1। इसको मैं स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मुझे मिल जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ शंट अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, ध्यान दीजिए, पिछले वाले केस में जब हम अमीटर पढ़ रहे थे, तो उस केस में क्या था, हमने एन डिफाइन किया था रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ, सॉरी ये नहीं कहा था हम लोगों ने, एन डिफाइन किया था करंट थ्रू अमीटर अपॉन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, ये हमने डिफाइन किया था। और हमने बोला था कि जो आर शंट होगा दैट इज इक्वल टू बेसिकली आर गैल्वेनोमीटर अपॉन एन माइनस 1, हमने ऐसे कहा था। ठीक है, हमने ऐसा क्यों कहा था, हमें पता था वहां पे जो शंट है अमीटर के केस में उसका रेजिस्टेंस कम करना है, तो हमने एन माइनस 1 से डिवाइड किया था। गैल्वेनोमीटर में हमने बोला हमें रेंज बढ़ानी है n टाइम्स, दैट इज आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्टमीटर अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर को हमने n बोला। और इस केस में क्योंकि शंट का रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, इसलिए आर एस हो जाएगा आर गैल्वेनोमीटर इनटू n माइनस 1। बेसिकली आप इस तरीके से याद कर सकते हो डायरेक्ट फॉर्म, और कुछ नहीं। ठीक है,
नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है दोनों के फॉर्मूले में, अमीटर और वोल्ट मीटर के फॉर्मूले में। बस इतना ध्यान रखना है कि दोनों केस में या तो n-1 से डिवाइड होता है या n-1 से मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई किस केस में होगा, जहां शंट का रेजिस्टेंस बढ़ाना है वहां मल्टीप्लाई कर दो, जहां शंट का रेजिस्टेंस घटाना है वहां डिवाइड कर दो। शंट का रेजिस्टेंस कब घटाना होगा, अमीटर के केस में। क्यों, शंट लगाया गया पैरेलल में, इसलिए लगाया गया ताकि आपको ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज किया जा सके, इसलिए शंट का रेजिस्टेंस कम रखना है। जितने टाइम्स आपको रेंज बढ़ानी है उतने से उतना -1 से आप गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या था, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, है ना। ये करंट सेंसिटिविटी ऑफ, ये करंट सेंसिटिविटी इन जनरल था। तो करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन आई गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन आई गैल्वेनोमीटर आर गैल्वेनोमीटर, है ना, एंगल पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस across voltmeter is equal to I into Rg plus Rs, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्टमीटर इज I into Rg plus Rs, दैट इज इक्वल टू Rs कितना है, Rg into n-1। चलो सर इसको ऐसे ऐसे रहने देते हैं। दिस implies voltage sensitivity of voltmeter is simply theta upon I into Rg plus Rs। ठीक है, समझ में आई बात। मतलब जितने टाइम्स आप रेंज बढ़ाओगे उतने ही टाइम्स आपकी सेंसिटिविटी डिक्रीज होगी, जितने टाइम्स आप रेंज बढ़ाओगे उतने टाइम सेंसिटिविटी डिक्रीज होगी। अगर आप यहाँ पर आर एस की वैल्यू इतना डाल देंगे तो हो जाएगा एनआरजी, मतलब कि ये एन टाइम सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये आपका वोल्ट मीटर का पूरा थ्योरी हो गया। जो बच्चा कुचा था इसको कॉपी कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वोल्ट मीटर में भी क्वेश्चन वैसा ही बनेगा जैसा हम लोगों ने मीटर के केस में किया था, कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, मतलब आपको इस रेंज से इस रेंज तक का, इस रेंज का वो गैल्वेनोमीटर है, इसको इस रेंज के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे, आप देख लोगे कि कितने टाइम्स रेंज बढ़ाना है, उतना -1 इंटू रजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर का शंट लगा देंगे सीरीज में, आपका वोल्ट मीटर बन जाएगा। ठीक है बेटा, फटाक से कॉपी कर लेंगे सब लोग।
कॉपी हो गया। चलो फिर हमारा अगला टॉपिक है मीटर ब्रिज। ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने स्कूल से जरूर देखा होगा, ऑनलाइन भी देखा होगा भले ही, लेकिन देखा जरूर होगा। तो मीटर ब्रिज में क्या होता है पहले समझते हैं। मीटर ब्रिज बेसिकली कुछ नहीं है, ये सिंपली आपका क्या बोलेंगे उसको, व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या होता है देखिए, ये आपके कनेक्टिंग वायर्स हैं, मतलब ये आपके मोटे शीट्स हैं जो इतने मोटे हैं कि उनका रेजिस्टेंस एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर अपनी बैटरी लगा देते हैं। ये बैटरी लगा दी, ये 1 मीटर की लेंथ है, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर लंबा एक वायर कनेक्ट कर देते हैं। एकदम स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेच्ड है, 100 सेंटीमीटर लंबा स्ट्रेच्ड वायर है। इसके नीचे एक मीटर 1 मीटर का एक स्केल रखा हुआ है जिसमें मार्किंग है कहां पर कितना सेंटीमीटर हो गया है। ठीक है, इधर हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया। रेजिस्टेंस बॉक्स बेसिकली एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का बॉक्स है जिसका रेजिस्टेंस हमें नोन होता है, हम डिसाइड करते हैं उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। बेसिकली उसमें प्लग्स लगे होते हैं, जिस प्लग को निकाल दोगे उतना रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है जो कि नोन रेजिस्टेंस है। इस मीटर ब्रिज का यूज होता है एक अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो वो अननोन रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेट से एक्स है, ये हमारा अननोन है, यही हमें फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक और कनेक्शन करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और एक जैक के साथ इसको इस मीटर वाले वायर से ऐसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पूरी जो लेंथ है इसकी वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। लेट से ये वाली जो लेंथ है इसको हम कहते हैं लेट से एल। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर माइनस एल। अगर हम लेंथ सेंटीमीटर में ही रखें हमेशा तो ये 100 माइनस एल हो जाएगा सिंपली। ठीक है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस लेट से आपका पी है, इसको एक्स की जगह इसका रेजिस्टेंस अपन लोग क्यू बोल देते हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा अगर मैं डिफाइन करूं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस वायर, दिस 100 सेंटीमीटर वायर इज इक्वल टू लैम्डा, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस कितना होता है रो एल बाय ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो इतने वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स एल, और इतना कितना हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स 100 माइनस एल, है ना। अब देखो जरा ये ध्यान से देखिए, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है, बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये दिस और दिस अगर इक्वल हो जाएगा तो इस रेजिस्टेंस में से इस वायर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, गैल्वेनोमीटर में से कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो लेट्स फाइंड द बैलेंस पॉइंट। क्या निकालेंगे, बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट का मतलब वो वाला पॉइंट जहां पर इस जॉकी को कनेक्ट करने से इस गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो ना करे, कोई डिफ्लेक्शन ये गैल्वेनोमीटर शो ना करे, उस पॉइंट को हमने यहाँ फाइंड किया है। और वो पॉइंट जो है इधर से एल सेंटीमीटर आया है, इधर का रेजिस्टेंस लैम्डा एल, इधर का रेजिस्टेंस लैम्डा इंटू 100 माइनस एल है। ठीक है, ये आपका बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा क्योंकि अगर यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और हमारा पर्पस क्या है यहाँ पे, टू फाइंड रेजिस्टेंस क्यू, इस वायर का रेजिस्टेंस क्यू निकालना है। तो
ऐसे में हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस, P अपॉन लैम्डा L इज इक्वल टू Q अपॉन लैम्डा इंटू 100 माइनस L। लैम्डा से लैम्डा क्लियरली कैंसिल हो जाएगा, तो हम बोल देखेंगे कि Q इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू P। आपको L पता होगा तो आप आराम से Q निकाल पाओगे, क्योंकि P तो आपको पहले ही मालूम है, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ में आई बात? इस तरीके से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। एक अननोन रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मीटर ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया? चलिए, अब इसमें दो तीन चीजें सीखने लायक है। ये तो एकदम बेसिक है। इसके अलावा दो तीन चीजें मीटर ब्रिज में और सीखने लायक है। सबसे पहला ये कि ये बैलेंस पॉइंट कहां पर होगा जिससे कि एरर मिनिमम आए हमारे आंसर में। तो उसका जवाब होता है कि द रीडिंग या द रेजिस्टेंस found has least error if the balance point is midway of the मीटर वायर। मतलब कि ये जो लेंथ L है, दैट इज जो लेंथ L है, इसकी वैल्यू 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में अगर आए तो हमारी रीडिंग सबसे ज्यादा एक्यूरेट होती है। ठीक है, ये लेंथ जो है, ये जो L है, ये 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में आए तो लेंथ सब जो हमारा रेजिस्टेंस है वो जो कैलकुलेट होकर आएगा वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट आएगा। बेस्ट कब आएगा? अगर 50 सेंटीमीटर हो जाए, मतलब बीचों बीच हो जाए। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि 40 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर के बीच में ये रीडिंग आए। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो हमारा एरर मिनिमम होगा। ऐसा क्यों होगा, थोड़ी देर में देखेंगे। दूसरी चीज जो हमें देखनी है वो ये है कि क्या मैं जो मर्जी बैटरी लगा दूं, जो मर्जी बैटरी लगा दूं, बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी लगा दूं और ये सर्किट बना दूं, तो सही होगा या खतरनाक हो सकता है? तो जवाब ये है कि वो खतरनाक हो सकता है हमारा गैल्वेनोमीटर खराब हो जाए। ठीक है, देखिए होता क्या है, हम ये एक्सपेरिमेंट करते कैसे। एक बार हम लोगों ने ये पूरा सेटअप बना दिया, उसके बाद इस जॉकी को इस वायर के किसी पॉइंट से टच करते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया तो पॉइंट हम थोड़ा चेंज करके देखते हैं। डिफ्लेक्शन बढ़ गया तो उल्टी तरफ जाके देखते हैं, और घटा तो और उसी डायरेक्शन में बढ़ के देखते हैं। इस तरीके से हम हिट एंड ट्रायल करके बेसिकली एक किसी लोकेशन पे पहुंचते हैं जहां पे डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो हो या नहीं हो, डिफ्लेक्शन इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो ना हो, उसको हम बैलेंस पॉइंट कहते हैं। जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा वहां पर ये जो लेंथ है उसको एल कहा जाएगा, वही आपका बैलेंस पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपने यहाँ बैटरी बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की लगा रखी है। आपने जैसे ही ये जॉकी यहाँ पे कनेक्ट किया, बैलेंस पॉइंट तो पहले अटेम्प्ट में मिलेगा नहीं, पहले तो आप तुक्का लगा रहे होगे, यहाँ रख के देखते हैं, यहाँ रख के देखते हैं। जैसे आपने यहाँ रखा,
इसमें इतना ज्यादा करंट फ्लो कर जाए कि गैल्वेनोमीटर खराब हो जाए तो क्या करोगे? पूरा एक्सपेरिमेंट बेकार हो गया। जब करंट आएगा, शॉक लगेगा, तब ये सब प्रॉब्लम्स अलग रहेंगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम इस सर्किट में ज्यादा करंट कभी ना आने दें। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट लगाते हैं कम रेजिस्टेंस का, जिससे कि ये की हमने क्लोज कर रखा है, जिससे कि अगर करंट का सर्ज ज्यादा हो भी तो ज्यादातर करंट इस शंट से निकल जाए, इस गैल्वेनोमीटर में से उतना करंट ना जाए, गैल्वेनोमीटर हमारा बच जाए। या फिर दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हम लोग ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस लगा दें। ठीक है, दोनों तरीके पॉसिबल है। एक ये पॉसिबल है, दोनों तरीके बता देता हूँ। एक तो ये पॉसिबल है कि टू प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर फ्रॉम हाई करंट, दो तरीके हम आजमा सकते हैं। एक तो ये कि ये जो गैल्वेनोमीटर है उसके पैरेलल में हम लोग एक रेजिस्टेंस लगा दें, कुछ ऐसा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर की को क्लोज कर देंगे तो ये रेजिस्टेंस बहुत छोटा है गैल्वेनोमीटर से, इसलिए सारा करंट इसी में से निकल जाएगा और गैल्वेनोमीटर में कोई हार्म नहीं होगा। ठीक है, फिर जब हम बैलेंस पॉइंट के पास में आए तो हम की को ओपन कर दें। की को ओपन कर देंगे तो करंट फिर से गैल्वेनोमीटर के पास में से जाने लगेगा, हल्का फुल्का करंट भी हम सेंस कर पाएंगे, हमारी रीडिंग जो ज्यादा एक्यूरेट आ पाएगी। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमारा ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके साथ में हम एक बड़ा रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दें। दिस आर इज वेरी ग्रेटर देन आर जी। ठीक है, अब इसमें क्या दिक्कत हो गई कि आपका करंट हमेशा ही इस वायर में से कम होगा, गैल्वेनोमीटर में से भी वायर करंट कम जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर को तो कभी कोई खराबी नहीं मिलेगी, गैल्वेनोमीटर में तो कभी कोई खराबी नहीं होगी। बट इमेजिन करिए आपका बैलेंस पॉइंट 42 सेंटीमीटर पे है, आपने 40 पे रखा, करंट ऑलरेडी इतना कम हो चुका है कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन आपको समझ ही नहीं आ रहा। तो हो सकता है 42 सेंटीमीटर की जगह 40 सेंटीमीटर देखकर कहानी खत्म कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए कि हम इस रेजिस्टेंस को हटा पाए। इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे एक पैरेलल में शॉर्ट बना के रखते हैं, जो कि मान लेते हैं आपने यहाँ पे 42 सेंटीमीटर आपका रीडिंग सही आना था, वो हमें मालूम नहीं है 42 सेंटीमीटर, आपने 40 सेंटीमीटर पे रखा तो आपने देखा कि नहीं, ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। सो आपने बोला कि हो सकता है करंट बहुत कम हो गया हो, करंट हो बट इतना कम हो गया हो कि गैल्वेनोमीटर उसे सेंस ना कर पा रहा हो, इसलिए आप यहाँ पे शंट इस की को क्लोज कर दोगे। जैसे आपने इस की को क्लोज किया, ये रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं बचा, इस वायर का ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया, इसमें से करंट बढ़ जाएगा, गैल्वेनोमीटर में से करंट बढ़ जाएगा। जब गैल्वेनोमीटर में से करंट बढ़ जाएगा तो फिर से डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब आप 40 सेंटीमीटर के आसपास ट्राई करके 42 सेंटीमीटर में पहुंच जाओगे कि हाँ 42 सेंटीमीटर इज द ट्रू बैलेंस पॉइंट। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों ही तरीकों में ये करना होगा। इसमें क्या है, पहले क्लोज रख के, पहले की को क्लोज रख के बैलेंस पॉइंट के आसपास पहुंचना होगा, फिर की ओपन करेंगे। इसमें की ओपन रख के बैलेंस पॉइंट के आसपास पहुंचेंगे, फिर की क्लोज करके एग्जैक्ट पोजीशन तक पहुंचेंगे। ये हमारा मीटर ब्रिज की कहानी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर कि भाई आखिरकार मिडवे पे रखने से रीडिंग्स में एरर कम क्यों होगा, हमारे फाइनल जो वैल्यू हम क्यू कैलकुलेट करेंगे उसमें एरर कम क्यों होगा। ठीक है, उससे पहले आप इसको कॉपी कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये वाला पोर्शन सबको समझ में आया?
आगे बढ़ते हैं, वही क्वेश्चन, व्हाई शुड द बैलेंस पॉइंट बी मिडवे इन मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में हमारा बैलेंस पॉइंट जो है वो मिडवे पे क्यों होना चाहिए, मतलब किसी एंड की तरफ क्यों नहीं होना चाहिए। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है। इसके लिए मैंने इस मीटर ब्रिज के डायग्राम को दोबारा बनाया। यहाँ मेरा रेजिस्टेंस P है जो मुझे पता नहीं है, ये Q है जो कि पता है। यहाँ का ये लेंथ बैलेंस पॉइंट पे x आता है, ये बैलेंस पॉइंट पे L माइनस x आता है। L इज 100 सेंटीमीटर, L आपका 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि क्या मैं लिख सकता हूँ कि P बाय एक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन L माइनस एक्स, हाँ या ना? सिंपली बाय अप्लाइंग मीटर ब्रिज फॉर्मूला, this by this is equal to this by this, P by x is equal to q upon L minus x। ठीक है, this implies P is equal to x upon L minus x into q। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इस पूरे फॉर्मूले में हमने जो क्वांटिटीज मेजर करी हैं उसमें से मेजर्ड क्वांटिटी कौन सी है? इस पूरे फॉर्मूले में मेजर्ड क्वांटिटी कौन सी है? इस पूरे फॉर्मूले में मेजर्ड क्वांटिटी कौन सी है? सर Q और X, हाँ, Q और X। क्यू मेजर्ड नहीं बेटा, क्यू नोन है। रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस वो नोन है। ठीक है, वो तो X, मेजर्ड नहीं है, वो हमने लगाया है। हमको जो नोन रेजिस्टेंस हमने वो लगाया है। ठीक है, सो क्यू इज नॉट मेजर्ड, ओनली एक्स इज मेजर्ड। ठीक है, ओनली एक्स इज मेजर्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो एरर किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ एक्स में होगा। ठीक है, अब हम सिर्फ एक्स का एरर लेकर अब हम सिर्फ एक्स का एरर लेकर पी में एरर निकालेंगे। ठीक है, मैं यहाँ कह सकता हूँ इस इक्वेशन से एल एन पी इज इक्वल टू एल एन एक्स माइनस एल एन एल माइनस एक्स प्लस एल एन क्यू। दिस implies dp by p is equal to dx by x माइनस, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस dx, नहीं, क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन? सर -1/L minus X into minus 1। सर 1/L minus X into -1। 1 अपॉन एल माइनस एक्स इंटू माइनस डी एक्स, ये हो जाएगा, हाँ, प्लस एल एन क्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे? 0। जीरो, क्योंकि क्यू इज अ कांस्टेंट। ठीक है, हाँ, दिस इंप्लाइज dp बाय p इज इक्वल टू dx बाय x प्लस dx अपॉन l माइनस एक्स, और डेल्टा p बाय p इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा x अपॉन l माइनस एक्स। दिस इंप्लाइज डेल्टा p बाय p इज इक्वल टू, नीचे आ गया x इंटू एल माइनस एक्स, ऊपर आ गया डेल्टा x टाइम्स एल माइनस एक्स प्लस एक्स, तो बेसिकली डेल्टा x इंटू एल। ठीक है, अब देखो x में जो एरर होगा वो तो हमारे मेजरमेंट का एरर है, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। बेसिकली आपके लीस्ट काउंट के बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए या 1 मिलीमीटर के बराबर होना चाहिए, जो भी है। तो आपका ये लीस्ट काउंट के बराबर डेल्टा एक्स है, इसमें तो कुछ कंट्रोल है नहीं। एल अपना कांस्टेंट ही है, बचा एक्स इंटू एल माइनस एक्स। सो डेल्टा पी बाय पी, मतलब रिलेटिव एरर इन पी इज मिनिमम व्हेन एक्स इंटू एल माइनस एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम, और इसका मैक्सिमम सबको निकालना आता है। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू एल बाय टू। तो जब x एल बाय टू के बराबर होगा, दैट मीन्स 50 सेंटीमीटर होगा, उस वक्त आपका रिलेटिव एरर इन Q मिनिमम, सॉरी रिलेटिव एरर इन P, मेजरमेंट ऑफ P मिनिमम होगा, एरर इन मेजरमेंट ऑफ P मिनिमम होगा। इसलिए हम हमारे बैलेंस पॉइंट को इस वायर के मिड पॉइंट के पास रखना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात?
कॉपी कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया ये? जो बेसिकली आपके एरर चैप्टर में जाके इसका आंसर मिल रहा है, फर्स्ट चैप्टर एरर, वहां जाके इसका आंसर मिल रहा है कि हाँ बैलेंस पॉइंट जो है उसको मिडवे रखने से, बैलेंस पॉइंट को मिडवे रखने से आपका फाइनल रीडिंग में, फाइनल कैलकुलेशन में एरर जो है वो मिनिमम होगा। इसलिए हम बैलेंस पॉइंट को मिडवे रखने की कोशिश करते हैं। 40 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर के बीच में रखना सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, चलिए फिर हमारे अगले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है ये समझते हैं। पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे। पोटेंशियोमीटर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज होता है, डिवाइस या सेटअप जो भी कर लो, इट इज यूज्ड टू मेजर बेसिकली आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ बैटरी, या फिर कहना चाहिए ईएमएफ ऑफ अ बैटरी। एक नोन बैटरी का यूज करके हम एक अननोन बैटरी का ईएमएफ निकालते हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर। और भी चीजें करते हैं, हम उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालते हैं, लेकिन एक एक करके देखेंगे सब। मेनली हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ के बराबर कर देते हैं तो हमें ईएमएफ पता चल जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, इसका सेटअप कैसा होता है? इसका सेटअप कुछ इस प्रकार का होता है बेटा। ये आपके पास एक बड़ी बैटरी है, जिसका ईएमएफ है लेट से ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस है लेट से कैपिटल आर। ठीक है, या इस कैपिटल आर को हम लोग फिलहाल के लिए जीरो मान रहे हैं, ये आइडियल है, आइडियल है, नोन है। ठीक है, और इसको कहते हैं प्राइमरी बैटरी। हमारे पोटेंशियोमीटर की प्राइमरी बैटरी है ये, जो आइडियल है, नोन है। इसका ई काफी बड़ा है, ईएमएफ काफी बड़ा है। इसको हम लोग एक वायर जो कि यूनिफॉर्मली, जिसका रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस के वायर से हम लोग इसे कनेक्ट कर देते हैं। लेट से हमारे पास ये एक यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस का वायर है। यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस का मतलब यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यूनिफॉर्म थिकनेस, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का ये वायर है जिसकी लेंथ नोन है, लेट से एल। हम इससे इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया लेंथ एल।
तो क्योंकि ये आइडियल बैटरी है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लेंथ L इज इक्वल टू सिंपली E, है ना? कोई दिक्कत है? दैट मीन्स potential difference per unit length is equal to E by L. Let's call it lambda. ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल डिफरेंस क्यों लिख पा रहा हूं मैं? क्योंकि वो होता है V इज इक्वल टू, मुझे पता है आई आर होता है, दैट इज इक्वल टू आई टाइम्स रो एल बाय ए होता है. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू आई रो बाय ए, जो कि एक वायर के लिए हर क्वांटिटीज में कांस्टेंट है. आई कांस्टेंट है, एल रो कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट होगा. इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज सिंपली आई रो बाय ए. इस वायर के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ. ठीक है, और इसको मैं लैम्डा बोल दे रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, मैं ये सब सिर्फ समझने के लिए है. दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इज, ये बस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए है कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज अ कांस्टेंट. ठीक है, अब मुझे जिस वायर का अब मुझे जिस वायर का नहीं, जिस बैटरी का ईएमएफ निकालना है, मैं उस बैटरी को लूंगा. उस बैटरी को मैं कुछ ऐसे कनेक्ट करूंगा. लेट से इसका ईएमएफ ई है, और इसको मैं एक गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़कर इस तरीके से यहाँ कैल पे कनेक्ट कर देता हूँ. ये लेंथ x जो है, ये हमारा बैलेंस पॉइंट आता है. तो बैलेंस पॉइंट का मतलब इस गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है. अब देखिए, इसमें भी बहुत सारी चीजें बन सकती हैं कि गैल्वेनोमीटर को हाई करंट से बचाने के लिए क्या करोगे. तो या तो इसके पैरेलल में बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस लगाएंगे, या सीरीज में बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस लगाएंगे. दो में से एक काम करेंगे, जिससे कि गैल्वेनोमीटर में से कोई बड़ा करंट फ्लो ना करे, गैल्वेनोमीटर खराब होने से बच जाए, गैल्वेनोमीटर को हम हाई करंट से बचा सकते हैं. तो ये ईएमएफ मुझे निकालना है. मैं क्या बोलूंगा, देखिए, मैं बोलूंगा कि अगर गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब बैटरी में से भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब इधर से जाने वाला पोटेंशियल डिफरेंस और इधर से जाने वाला पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना? तो इसलिए मैं कहूंगा एट बैलेंस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है सिंपली ई है. दैट इज इधर का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स. अब लैम्डा कितना है? लैम्डा है ई बाय एल. तो दिस इंप्लाइज ई इज इक्वल टू कैपिटल ई बाय एल इंटू एक्स. ठीक है, तो इस तरीके से आप इस अननोन बैटरी का ईएमएफ निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ दिस नोन आइडियल प्राइमरी बैटरी. इसको हम प्राइमरी बैटरी कहते हैं, इसको हम प्राइमरी सर्किट कहते हैं. ठीक है, ये हमारी सेकेंडरी बैटरी कहलाती है. ठीक है, समझ में आई बात? इसको कॉपी कर लेंगे, फिर इसका अगले यूज पर चलेंगे. कॉपी हो गया?
हाँ सर। हाँ सर। चलो अब हमारा अगला यूज होगा इसी पोटेंशियोमीटर का टू डिटरमाइन ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी बैटरी इफ प्राइमरी बैटरी इज नॉट आइडियल। अगर प्राइमरी बैटरी आइडियल नहीं है तो हम सेकेंडरी बैटरी का ईएमएफ कैसे निकालेंगे ये हमें देखना है। देखो हम सेकेंडरी बैटरी को यहां ऐसे ही कनेक्ट करेंगे जैसे पहले किया था। ये ई हमें निकालना है। हम क्या करेंगे देखिए, हम बोलेंगे कि देखो यार इधर से कोई करंट तो फ्लो कर नहीं रहा, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है इसलिए इधर से कोई करंट तो फ्लो कर नहीं रहा, करंट आपका सिर्फ ऐसे ही जा रहा है। ठीक है, तो हम अगर हमें मालूम है कि इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और इस वायर का रेजिस्टेंस R2 है, तो हम कह सकते हैं कि आपका करंट I जो है दैट इज सिंपली E अपॉन R1 प्लस R2। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा दैट पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू I इंटू R2 दैट इज इक्वल टू E R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, इसलिए मैं यहां पर लैम्डा इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ निकाल सकता हूं। बस वहां पर ई की जगह ई R2 अपॉन R1 प्लस R2 यूज करना होगा। ठीक है, ओके। अब हम बोलेंगे लेट्स से जो बैलेंस पॉइंट है ये x है, तो हम क्लियरली कह सकते हैं E इज इक्वल टू एक्स बाय एल टाइम्स v। जैसा हमने पिछली बार किया था वही काम के यहाँ पे बस E की जगह v यूज कर लिया, जहां v इज इक्वल टू दिस। ठीक है, E इज इक्वल टू बेसिकली मैंने लैम्डा x यूज किया और लैम्डा की वैल्यू क्या है v बाय एल, तो लैम्डा इंटू एक्स इंटू वी बाय एल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? कुछ नया नहीं सीखा इसमें, तो सब कुछ सेम टू सेम ही है ना। बस लैम्डा की वैल्यू बदल गई और कुछ भी नया इसमें नहीं है। सर हम्म, सर हम लोग का करंट तो कांस्टेंट है। क्या? हम लोग का करंट तो कांस्टेंट है सर। तो हाँ हम लोग तो डायरेक्ट तो वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा अप्लाई कर सकते, v इज इक्वल्स टू आई आर वाला। इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू आई आर। v इक्वल्स टू आई आर कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस यूज निकालना पड़ेगा। फिर कर सकते हो, पहले आई निकालो फिर इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस निकाल के मल्टीप्लाई हाँ करो। ये हम डायरेक्टली कर पा रहे हैं ना बेटा, फास्टर है ना ये देखो समझो बात को, ये सब लैब के एक्सपेरिमेंट है, इसमें आप हर बार डेरिवेशन थोड़ा ना करते हो, इसमें आपको याद करना होता है। ठीक है, अब याद करने होता है कि मतलब दो तरीके हैं, या तो सच में बैठ कर रट्टा मारो जो मुझे पसंद है नहीं आपको मालूम है, या फिर जो याद रखना है वहां तक पहुंचने के फास्टेस्ट फास्टेस्ट मेथड्स समझ लो। ठीक है, निकाल आप हमेशा सकते हो, कैलकुलेशन हमेशा कर सकते हो, एनालिसिस हमेशा कर सकते हो, बस आपको सर्किट याद होना चाहिए। इनफैक्ट जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो एनालिसिस करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको ये ईएमएफ निकालना है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब आपको करंट इनटू यहाँ का रेजिस्टेंस लिखना है और क्या करना है। अब यहाँ का रेजिस्टेंस कैसे लिख सकते हो, ओवरऑल रेजिस्टेंस जो R2 है दैट x बाय एल इंटू R2, ये आपका यहाँ का रेजिस्टेंस हुआ इंटू आई, ये भी आपका ई हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, अच्छा क्या बोल रहा हूँ मैंने, x बाय एल इंटू R2 इस इतने लेंथ का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, हाँ। इंटू आई पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, वही आपके ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। हम्म, नाउ दिस इज इक्वल टू x बाय एल इंटू R2 इंटू आई कितना है, e अपॉन R1 प्लस R1 R2। प्लस R2। देखो सेम टू सेम आंसर आया कि नहीं आया? हाँ। आ रहा है? हम्म,
ये तो कर ही सकते हो आप हमेशा। देखो ये हमेशा ध्यान रखो, ये जो आपके डिवाइसेस हैं इनका ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला रट लिया कहानी खत्म हो गई। आपको ये समझना होगा कि डिवाइसेस भी अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ही हैं, और अगर आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट की एनालिसिस आती है तो आपकी डिवाइसेस के फॉर्मूले अगर भूल भी जाओ और अगर आपको सर्किट याद है तो आप उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। चलो कॉपी हो गया, आगे देखते हैं फिर। अगला यूज है हमारे पोटेंशियोमीटर का टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अननोन बैटरी। ये जो अननोन बैटरी थी ना स्मॉल ईएमएफ ई की, इसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, लेट्स से स्मॉलर डिटरमाइन करना है, तो क्या करेंगे। ठीक है, देखो बात समझो। हम लोगों ने इसके लिए क्या किया है, सब सारा सेटअप पहले जैसा ही है, बस यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, या सीरीज भी कह सकते हैं आप इसको। दिखने में लग रहा है पैरेलल, बट असली में सीरीज हो जाएगा, थोड़ी देर में बताता हूँ कैसे। हमने रेजिस्टेंस कैपिटल आर और लगा दिया है इस बैटरी के अक्रॉस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दो बार रीडिंग लेंगे, एक बार की को ओपन रख के, एक बार की को क्लोज रख के। ठीक है, लेट्स से यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। लेट्स से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 इज इक्वल टू V। आप आराम से V निकाल सकते हो, V इज इक्वल टू E अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। आप आराम से V निकाल सकते हो, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब क्या बोलेंगे हम लोग, अब हम बोलेंगे इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू सिंपली V बाय L हो गया, जहां L इज द लेंथ ऑफ दिस वायर, दिस पोटेंशियोमीटर वायर। इस वायर का नाम क्या, पोटेंशियोमीटर वायर नाम। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने दो बार रीडिंग लिखी, एक बार की ओपन रख के, एक बार की क्लोज रख के। व्हेन की के इज ओपन, अगर ये की ओपन है तो सोचिए यहाँ इस रेजिस्टेंस R का कोई मतलब है क्या, इस रेजिस्टेंस R में से कोई करंट तो फ्लो कर नहीं रहा, किसी काम का एक रेजिस्टेंस है नहीं, तो सब कुछ पिछले वाला केस ही हो जाएगा। तो उसमें हम बोल सकते हैं लेट्स से की ओपन है, बैलेंस पॉइंट आपका आता है x1 पर। लेट्स से बैलेंस पॉइंट आया आपका x1 पर। ठीक है, x1 पे बैलेंस पॉइंट आया तो हम सिंपली कह सकते हैं यहाँ पे से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यहाँ से कोई, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रहा, मतलब इस बैटरी में से भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ से अगर कोई करंट नहीं जा रहा तो यहाँ से कोई करंट आ भी नहीं सकता। इतनी जगह पे आप कर्चॉफ लॉ लगा के देखिए, जो करंट बाहर जाएगा उतना करंट अंदर भी आना पड़ेगा ना। तो अगर यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा तो यहाँ से भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। और न इधर से कोई करंट जा रहा है, न इधर से कोई करंट आ रहा है, इधर इधर भी कोई करंट नहीं, मतलब बैटरी में भी कोई करंट नहीं है। ठीक है,
नो करंट थ्रू बैटरी एट बैलेंस पॉइंट। ठीक है, इसलिए इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ई रहेगा। देयरफॉर ई इज इक्वल टू सिंपली ई कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा लैम्डा x1। ठीक है, नाउ हमने फिर क्या किया, की को क्लोज कर दिया। व्हेन k इज क्लोज्ड, हमने ऑब्जर्व क्या किया, हमने ऑब्जर्व किया कि जो बैलेंस पॉइंट है वो बैलेंस पॉइंट आता है एट लेट्स से x2। अब मैं आपको अपनी तरफ से बता दे रहा हूं कि जो x2 है हमेशा ही x1 से छोटा होगा। ये आपका x2 आ गया। ठीक है, समझ में आई बात। जैसे ही हमने की को क्लोज किया, हमने देखा बैलेंस पॉइंट हमारा शिफ्ट कर गया, इधर x2 हो गया। ठीक है, तो इससे हमने क्या देखा, ध्यान दीजिए, जैसे ही हमने की को क्लोज किया, अब इधर से कोई करंट नहीं आ सकता, इधर से कोई करंट नहीं जा सकता, बट यहां पर एक करंट गोल 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 घूम सकता है, हाँ या ना। लेट्स कॉल दिस करंट आई। सो जब की क्लोज है उस वक्त आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा स्मॉल ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो मतलब इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा आई आर। और आप चाहो तो वी को ई माइनस आई स्मॉल आर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों सेम आना, दोनों सेम आएंगे, चिंता ना करो। ठीक है, तो वी इज इक्वल टू आई आर, दैट इज इक्वल टू ई आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। नाउ बाय बैलेंस, नाउ क्या नाम है इसका, पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ई कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू लैम्डा x2। ये आपका इक्वेशन 1 बना था की ऊपर रखने पे, ये आपका इक्वेशन 2 बना की को क्लोज करने पर। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कॉपी कर लेंगे, फिर इसके आगे नहीं सर। बस इक्वेशन सॉल्व करनी है। अच्छा, यहाँ पे एक काम कर लो, कैपिटल आर जो लिखा है ना उसके बगल में ब्रैकेट में लिख लो नोन है, वो कैपिटल आर हमने लगाया है, हमें मालूम है कैपिटल आर कितना है। ठीक है, कैपिटल आर के साथ में ब्रैकेट में नोन लिख लो, नोन।
कॉपी हो गया? हाँ सर। यस सर। ओके, मैं हटा रहा हूँ फिर। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन बनी हुई ये थी, E इज इक्वल टू लैम्डा x1 और E कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू लैम्डा x2, यही दो इक्वेशन बनी थी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को या 1 को डिवाइड कर देते हैं 2 से। क्या आएगा? वी विल गेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू x1 बाय x2। दिस implies 1 plus small r by capital R is equal to x1 by x2. This implies small r is equal to capital R into x1 by x2 minus 1, या फिर small r is equal to capital R into x1 minus x2 by x2। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा अब देखो यार, होता क्या है ना कि इतना छोटा ये फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कई बार एग्जाम्स में, खास तौर से मेडिकल में कई बार आते हैं, जेईई मेन में भी आ जाते हैं कभी कभार। तो अब इतने इस क्वेश्चन बहुत छोटा होता है, जो याद करके बैठेगा वो आपसे बहुत जल्दी कर लेगा। अगर आप हर पूरा एनालाइज करके करोगे तो आप जो रट्टू होता है उनको आप अपने से आगे निकलने नहीं दे सकते। ठीक है, इवन इफ आप एनालाइज करके करो और वो रट के करें, आप रट्टू तोता लोगों को अपने से आगे निकलना अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें कोई तरीका निकालना पड़ेगा जिससे हम यहाँ पे तुरंत पहुंच जाए, जिससे हमें ये फॉर्मूला अगर ऐसा याद करने में दिक्कत हो रही है कि यार कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हम कम से कम इसको तुरंत यहाँ तक पहुंच सके। ट्रिक के भरोसे सही कुछ इस फॉर्मूले को याद करने के लिए कुछ मतलब विजुअलाइज ही कर लें इस फॉर्मूले को, कुछ इस तरीके से हमें फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या किया है अपने टाइम के लिए, ये मेरा वायर था, ये मेरा बैटरी लगा था, ये मेरा रेजिस्टेंस लगा था, जो भी था, यहाँ गैल्वेनोमीटर था, ये गैल्वेनोमीटर था। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर के बाद दो बैलेंस पॉइंट मुझे मिले थे, है ना, ये x1 था, ये x2 था। पता है क्यों आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करके क्यों क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि एग्जाम में x1 x2 उल्टा कर देगा, सब कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। एग्जाम में x1 और x2 को उल्टा कर दिया आपने, देखा यार आंसर नेगेटिव आ गया, पूरा कंफ्यूज हो गया, फिर उसके बाद दोबारा से सॉल्व करोगे। तो बेटर है कि हम रट्टा मार के ना चलें, लेकिन याद भी रखना है। तो मैंने सिर्फ इतना सा किया था कि यार ये जो छोटा सा गैप है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा होता है, ये आपका स्मॉल आर है, और ये जो है ये कैपिटल आर है। ठीक है, तो अब मतलब रेशियो बोल रहा हूँ, तो स्मॉल आर अपॉन x1 माइनस x2 इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन x2। समझ में आ रहा है, आया कि नहीं आया आंसर? मतलब मैंने इस तरीके से विजुअलाइज कर रखा था कि यार जो छोटा सा रेजिस्टेंस जो अंदर वाला है ना, वो छोटा सा जो डिफरेंस आ रहा है वो छोटे से रेजिस्टेंस की वजह से आ रहा है, और टोटल जो डिफ्लेक्शन था वो ओवरऑल रेजिस्टेंस की वजह से था। तो इसलिए ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। इस तरीके से फटाक से मेरे को याद हो गया, आप हो सकता है आपको याद हो जाए, ना हो सकता ना भी हो, बट मेरे लिए इट वर्क, सो इट वर्क। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो ये समझ में आता है तो लिखो याद करने के लिए, नहीं समझ में आता है इसको कॉपी करने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, इसे फॉर्मूला याद कराने की कोशिश थी मेरी तरफ से।
कॉपी हो गया है? हाँ सर। हाँ ओके। सर। अब देखो, पोटेंशियोमीटर में मैंने जो भी पढ़ाया वो सब आपको बेसिकली सर्किट एनालाइज करना सिखाया। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पोटेंशियोमीटर में सीखनी हो, क्या पता है? वो ये है कि पोटेंशियोमीटर का सर्किट कैसा होता है, उसको याद कैसे रखा जाए। मतलब बेसिकली पोटेंशियोमीटर का सर्किट आपको याद होना चाहिए। अगर सर्किट याद है तो हो सकता है आपको फॉर्मूला याद नहीं भी हो, आप 1 मिनट ज्यादा लगे लेकिन आप आंसर तक पहुंच जाओगे सर्किट को एनालाइज करके। लेकिन अगर सर्किट ही गायब है तो फिर आता हुआ क्वेश्चन गड़बड़ करके आ जाओगे। ठीक है, सारा पढ़ा लिखा क्वेश्चन गड़बड़ करके आ जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में x1 को x2 से रिप्लेस कर देगा, स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर देगा और सब गुड़गोबर हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर के कनेक्शंस ध्यान रहें और उसमें कोई गलती ना हो, ये समझना बहुत जरूरी है, इसको ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर का सर्किट याद करने के लिए, मतलब देखो वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं है, बट फिर भी क्या है ना कि किधर प्लस, किधर पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, किधर नेगेटिव टर्मिनल रहेगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। और एग्जैक्टली कैसा कनेक्शन होगा उसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अभी क्या मैंने अभी भी पढ़ाया है, आप लोग हाँ सब कुछ ठीक है, बट जब तक एग्जाम आएगा तब तक हो सकता है भूल जाओ। इसलिए एक सिंपल सा सर्किट का सिंप्लीफाइड वर्जन है, उसको याद कर लेंगे, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। ये पोटेंशियोमीटर वायर, ये प्राइमरी बैटरी, ये सेकेंडरी बैटरी। ये सर्किट तो तुरंत याद हो जाएगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं सर। ठीक है, अब ऊपर वाला सर्किट तो एकदम क्लियर है, नीचे वाले में आपको अगर लगाना है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा लो, कहानी खत्म, पूरा सर्किट बन जाएगा। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी बना लो, जाएगा पूरा खत्म हो जाएगा। अब ये तो मालूम है ना गैल्वेनोमीटर यहीं पे बनेगा, गैल्वेनोमीटर जैसी फालतू की चीजें जो आपको पता है कहाँ लगेंगी, उसमें आपके दिमाग के रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, आपको ये सर्किट याद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, कई लोग इसको देखने के बाद क्या करेंगे, अपना सर्किट ऐसे बना देंगे। ठीक है, ये एकदम सही है और ये सरासर गलत है। क्यों गलत है, समझो बात को। बैलेंस पॉइंट का मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना? हम्म, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, इधर से आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस और इधर से आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब देखो क्या हो रहा है, इसके हिसाब से करंट ऐसे जा रहा है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ का पोटेंशियल कम है, और इसके हिसाब से इधर का ज्यादा इधर का कम है, कभी भी बैलेंस पॉइंट हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब अगर इधर जीरो है तो इधर जीरो में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, और इधर प्लस वाई हो जाएगा। बैलेंस पॉइंट कभी मिलने से रहा, गैल्वेनोमीटर में से हमेशा करंट फ्लो करेगा ही करेगा। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ या ना? हाँ सर। तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होगा। आपका पोटेंशियोमीटर वायर में आपको एक पोटेंशियोमीटर के सेटअप में हमेशा ध्यान रखना है कि जो बैटरीज हैं उनका ओरिएंटेशन सही लगाया है या नहीं लगाया है। ठीक है, अब मुझे, मैं एक दो सर्किट बना के दिखाऊंगा, आप बताइएगा वो सही है या गड़बड़ है। ये सही है कि गलत है? सही लग रहा है सर। ये एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई खराबी नहीं है। ठीक है, तो मुझे बताओ, ये सही है कि गड़बड़ है?
हम्म, ये सही है कि गड़बड़ है? सर गलत है ये वाला। ये एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई खराबी नहीं है। हाँ सर, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी लैम्डा एक्स ही आएगा ना बेटा। कोई दिक्कत? नहीं सर। सर वहां से तो लेफ्ट से राइट जा रहे तो ज्यादा से कम हो रहा है ऊपर वाला सर्किट के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ कम है, इधर ज्यादा है, इधर कम है, दिक्कत क्या है? अच्छा हाँ। हम्म, हाँ सर। ठीक है, चलो। अब बताना मुझको, ये सही है कि गड़बड़ है? सही है सर। ये गड़बड़ है। देखो, दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ओरिएंटेशन ऑफ बैटरी या पोलराइजेशन ऑफ बैटरी कांट बी रिवर्स्ड। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें मालूम है कि आपका जो बैलेंस पॉइंट है, आपका जो ईएमएफ है, वो कितना होता है? लैम्डा एक्स। ओरिएंटेशन उल्टा कर दिया मतलब ई का नेगेटिव हो गया, implies x is negative, no such balance point can be found। आया ना? इसलिए बैटरी को उल्टा नहीं कर सकते। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर। यहां पर क्या गड़बड़ नहीं है? यहाँ तो बैटरी का ओरिएंटेशन एकदम सही है। दूसरा पॉइंट ये है कि ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी बैटरी हैज टू बी लेस देन ईएमएफ ऑफ प्राइमरी बैटरी। यहाँ पे मैंने सेकेंडरी बैटरी बड़ी बना दी है, प्राइमरी बैटरी छोटी बना दी है। ठीक है, इसलिए ये गड़बड़ है। सेकेंडरी बैटरी का ईएमएफ हमेशा प्राइमरी बैटरी के ईएमएफ से कम होता है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि E इज इक्वल टू E by L into X, है ना? Now X is less than equal to L, this implies E is less than equal to capital E। ठीक है, तो सेकेंडरी बैटरी का जो ईएमएफ है हमेशा ही प्राइमरी बैटरी से छोटा ही हो सकता है फॉर फाइंडिंग एनी काइंड ऑफ बैलेंस पॉइंट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। हम्म, नहीं सर। तो ये अपना क्या नाम है इसका, पोटेंशियोमीटर भी खत्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? हमारा ये चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी फाइनली कंप्लीट होगा। अब सुनो बात को, सैटरडे, दिस सैटरडे आपकी एक्स्ट्रा क्लास है एट मेरी क्लास चलती है 2 से नहीं 2 से नहीं 11:40 से 1:10 मान लेते हैं। तो आपकी 2 PM टू 3:30 PM एक्स्ट्रा क्लास चलेगी। ठीक है बेटा, सैटरडे मतलब दिन कौन, डेट क्या हो गई? सैटरडे मतलब 11 तारीख को, 11 जुलाई। ठीक है बेटा, हम लोग क्योंकि 1-1.5 क्लास और पीछे हो गए सिलेबस में, तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके उसको कवर करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग कैपेसिटेंस शुरू करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले 2 हफ्तों में 2 एक्स्ट्रा क्लास ले लूं, 2 या 3 एक्स्ट्रा क्लास ले लूं, जिससे कि अगर लेटर ऑन मान लीजिए किसी दिन इंटरनेट चला गया, किसी दिन कुछ हो गया, तो हम कम से कम एक थोड़ा सा जो सोचा है, जो जो रिवाइज्ड हमारा जो
प्रोजेक्शन है कम से कम उस पर हम लोग स्टिक कर पाए। ठीक है, अभी के लिए क्लास ओवर है।